नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। कल हम लोगों ने चर्चा की थी सभ्यता का विकास। उसमें कुछ पुरानी सभ्यताओं का जिक्र किया कि सभ्यता कैसे कैसे कभी कभी विलुप्त हो जाती है। वो पता ही नहीं चलता, सभ्यता इतनी उन्नत सभ्यता थी और अचानक देखा गया कि वो विलुप्त हो गई। तो इसके तो कुछ कारण होंगे, उन्हीं कारणों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने यह भी देखा कि जब समाज के अंदर कुछ तत्वों की कमी होती है तो वो सभ्यता दूसरी सभ्यता है तो उसके अंदर उन तथ्यों की प्रचुरता है, तो वो सभ्यता उसके ऊपर हावी होगी और उसकी जो पुरानी सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी। उसके एग्जाम्पल हमने देखे मिस्र की सभ्यता में, अरब की सभ्यता में, हमारे अपने देश में भी उसके एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे देश में सभ्यताएं कैसे कैसे विलुप्त होती चली गई। हम पहले अपने देश का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब से हमारा तंत्र युग स्टार्ट हुआ, तंत्र युग मतलब शिव भगवान का जो काल था, आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले तंत्र का काफी विकास हुआ और साथ में तंत्र के विकास के साथ साथ जब आदमी का मानसिक विकास बढ़ता गया तो दर्शन की रचना हुई। और वो दर्शन की रचना उस समय हुई जबकि और विश्व में इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स नहीं थे। तो यहाँ पर आध्यात्मिक विकास मनुष्य का इतना बढ़ता चला गया। उसी पीरियड में उससे कुछ पहले से शुरू हुआ जो वेद का काल था, और भगवान शिव के बाद में भी वेद का काल कुछ समय तक रहा, करीब 2000 वर्षों तक रहा। तो एक एक बहुत सुदृढ़ सभ्यता हमारे देश में पनपी और उसका काल रहता है गुप्त काल तक। चंद्रगुप्त मौर्य की हमने कल बात की थी, जिसको कि हम भारतवर्ष का एक स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं। उस स्वर्णिम काल में गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं हमारी सभ्यता का, उस काल में तंत्र का विकास, नमस्कार नमस्कार, तंत्र का विकास हो रहा है और साथ ही साथ हमारे यहाँ गुप्त काल तक विकास होते होते सभ्यता अपने चरम पर रहती है और गुप्त काल के बाद में वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ये पठान युग जब आता है, जब हमारे यहाँ लगभग 800-900 वर्ष पहले जब मुगलों का या मुसलमान जो लोग थे वो जब हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं तो हमारी सभ्यता धराशायी हो जाती है और उनका कब्जा हमारी सभ्यता के ऊपर हो जाता है। तो ये जो उसके कई कारण हैं, हम देखते हैं। जब एक चीज और भी है, सभ्यता और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि विज्ञान का अभाव है तो सभ्यता आगे बढ़ेगी भी तो वो धराशायी हो जाएगी। यदि विज्ञान आगे बढ़ गया और सभ्यता पीछे रह गई तब भी मुश्किल है। अब यहाँ पर हम जब विज्ञान की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, थोड़ा इस बात को समझ लें कि हम कह क्या रहे हैं। विज्ञान होता किस लिए है? विज्ञान है मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हम विज्ञान के द्वारा उसको बड़े सरल सुलभ ढंग से कर लेते हैं। जैसे विज्ञान की अभी देन है कि हम हवाई जहाज से चलते हैं, रेलगाड़ी से चलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। इससे हुआ क्या, हमारा आपस का संपर्क बहुत अच्छा होते जा रहा है। ये विज्ञान है।
सभ्यता क्या है? सभ्यता की जो हम बात करते हैं तो उसमें एक शब्द और भी आता है, संस्कृति। संस्कृति और सभ्यता, ये दो पहलू हैं। संस्कृति है मानसिक क्षेत्र में और सभ्यता है भौतिक क्षेत्र में। जैसे हम जब बात करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हमने मान लीजिए, या चंद्रगुप्त काल की सभ्यता, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे उनके घर होते थे, घर की कैसे बरामदा होता था, कैसे नालियां बनाते थे, किस तरह के गांव होते थे, गांव की संरचना क्या होती थी, किस तरह के पत्थर यूज कर रहे थे, पत्थर को किस तरह से रख रहे थे, घर को कैसे बना रहे थे, उन्होंने सड़क बनाई तो कैसी सड़क बनाई, जो कि हमको पुरातत्व विभाग से पता चलता है जब उसकी खोजबीन करते हैं कि ये चीजें सभ्यताएं कैसे थी। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं? जब बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या गुप्त काल की सभ्यता, तो उस समय की जो भौतिक संरचना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमने बोला ये मानसिक क्षेत्र में संस्कृति होती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक आदमी से बात कर रहे हैं, तो हम उससे बात करते करते हम कहते हैं उसको आप, हम उसको बोलते हैं आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, एक हम सम्मान देते हैं, एक आदर देते हैं। ये संस्कृति का पार्ट है। हम जिस काल की बात कर रहे हैं कि जब हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी, उस समय हमने और हमारी इस संस्कृति और सभ्यता ने एक परिकल्पना की, उसमें कहा अतिथि देवो भव, मतलब जो हमारे घर में बाहर से आया है वो हमारे लिए देवता के समान है। अब ये कितनी बड़ी सोच थी, ये संस्कृति का पार्ट हमारा हुआ। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये किसका पार्ट हो गया? हमारी संस्कृति का, जो कि हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो हमने अभी हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान और सभ्यता ये दोनों साथ साथ जब चलते हैं तो होता क्या है, हमारा मानसिक विकास भी हो रहा है और भौतिक विकास भी हो रहा है। ऐसा करने से उस आदमी का मानसा आध्यात्मिक विकास की संभावना बढ़ जाती है, आध्यात्मिक विकास की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो भौतिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, मानसिक रूप से भी संपन्न तगड़ा हो रहा है। तो मानसिक के बाद मानसा आध्यात्मिक, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी चिंतन, विचारधारा, उसके मन का विकास बढ़ता जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जब हम सभ्यता जिसमें हमारी चरम अच्छी थी, उस समय की जो विचारधारा थी बड़ी उन्नत किस्म की थी, जिसका हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया। और उस समय मतलब आज से 3500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं। अब गीता का उपदेश जो उस समय उन्होंने दिया, आज भी वो उतना ही सटीक बैठता है। तो उसमें उन्होंने ये कैसे इतना सब कुछ दे दिया? चाणक्य ने एक अर्थ नीति दी, समाज नीति दी, उसने और समाज की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। उस समय इस तरह के चर्चा करने वाला आदमी, ऐसा मानसिक विकास कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? विज्ञान और सभ्यता साथ साथ चल रहे हैं, तो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं जब पूरी हो रही है, साथ में उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, दोनों साथ साथ होते होते मन का विकास अपने चरम पर पहुंचता है। तो ऐसी भावनाएं, ऐसे दर्शन, ऐसे विचार समाज में आते हैं और वही हमारी संस्कृति, वही हमारी सभ्यता आगे बढ़ती चली आती है। और इसका मनुष्य का जो परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य तो ईश्वर को पाना है। हम ईश्वर से ही आए थे और ईश्वर में ही हम चले जाएंगे। ये जो हमारी व्यवस्था है कि हम ईश्वर से आए थे, हम और ईश्वर में ही हमको मिलना है, वही प्रगति है। भौतिक क्षेत्र में प्रगति, जिसको हम विकास कहते हैं, वो वास्तविक विकास नहीं है।
मानसिक क्षेत्र में भी जो हमारी प्रगति हो रही है वो भी रियल में उसकी वो प्रगति नहीं है। लेकिन जो हमारा विकास आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है, मैं यहाँ कह दूं कि ये जो क्वेश्चंस है अपने आप रखिए, और इसकी हम लोग 10 मिनट के बाद में सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चंस की को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो उसमें जो चर्चा करेंगे, तो वास्तव में प्रगति क्या है? प्रगति है आध्यात्मिक क्षेत्र। जब आदमी अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जा रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा और वो गया अपूर्णता से पूर्णता की तरफ गया, तो वो जो जर्नी है वही प्रगति है। अब पूर्णता कहाँ है? परम पुरुष है। तो हमारी जर्नी अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जो है, उसी जर्नी को हम कहते हैं प्रगति। तो जैसे भौतिक क्षेत्र में जो हमारी प्रगति होती है, उस प्रगति का अभी हम सभ्यता के ऊपर आ जाते हैं, विज्ञान और सभ्यता के ऊपर। विज्ञान और सभ्यता दोनों का जब साथ साथ विकास चल रहा है, तब सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है। और मान लीजिए ऐसा हुआ कि हमारा भौतिक विकास हुआ लेकिन मानसिक विकास नहीं हो रहा, सभ्यता नहीं बढ़ रही, तो क्या होगा? समाज में विषमता आएगी, और जब विषमता आएगी तो हर तरफ से आदमी विपन्न होकर के, मेजर सेक्शन का जो आदमी होगा वो थोड़ा विपन्न हो जाएगा। जब वो विपन्न हो जाएगा तो समाज में बहुत सारे दोष आने लगते हैं। यही कारण है कि आज की हम जब देखें, विज्ञान में काफी प्रगति कर ली, मनुष्य का विकास भी थोड़ा हो रहा है, लेकिन यदि उसका मानसिक विकास पूरा नहीं हुआ तो उस भौतिक विकास से उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल इस तरह से है कि मान लीजिए किसी के पास में बहुत उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, उसका धन दौलत सब आ गई, लेकिन मन का विकास नहीं हो रहा है या नहीं हुआ, तो उस धन का वो आदमी करेगा क्या? वो धन फिर बुरी आदतों में चला जाएगा। यही कारण, यदि मन का विकास नहीं हुआ है और आदमी के पास में धन दौलत ज्यादा आ गई, तो क्या करेगा? शराब पिएगा, क्या करेगा? और क्योंकि उसका मन का लेवल तो बढ़ा नहीं, तो वो उल्टे सीधे कामों को करना शुरू कर देगा और दूसरे व्यसन है उसके अंदर चला जाएगा। तो जो एक व्यक्ति के लिए जो सही है, वो पूरे समाज के लिए भी वही एप्लीकेबल होता है। तो यदि हमारा विज्ञान का विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारा मन का विकास नहीं हुआ या मानसिक रूप से हम सक्रिय या उन्नत नहीं कर रहे हैं, तो समाज में विपन्नता आनी शुरू हो जाती है। और जो आज के समाज में जिस तरह के है कि यदि बहुत ज्यादा आदमी संपन्न हो गया और मानसिक रूप से संपन्न नहीं है, तो समाज के लिए कितना बड़ा रोग हो जाता है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए प्रौद्ध के प्रणेता प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि सभ्यता और विज्ञान दोनों का विकास साथ साथ होना चाहिए, और उस विकास को फिर जो मानसिक विकास है उसकी आध्यात्मिक विकास में उसकी परिणति होनी चाहिए, और वही उसकी प्रगति होगी। तो अभी हमने ये देखा कि आत्मिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में मनुष्य का विज्ञान के विकास के साथ साथ उसके खुद के मन का विकास भी बराबर चलना चाहिए। यदि भौतिक रूप से वो विकसित कर जाएगा, मन का विकास नहीं हुआ, तो वो उस विकास का उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो क्या होगा फिर? उसके अंदर दुराचार,
इस तरह की प्रवृत्तियां उत्पन्न होगी। तो ये जरूरी है कि जब हम भौतिक विकास कर रहे हो तो समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि आदमी का मानसिक स्तर भी धीरे धीरे सभी का बढ़े। यही कारण हम देखते हैं कि गांव में जो गरीब लोग हैं, कभी गरीब थे और उनके पास एक साथ पैसा कभी आ जाता है तो लोग कहते हैं उसका दिमाग खराब हो गया, उसके पास बहुत पैसा आ गया, दिमाग खराब हो गया। और वो उस अवस्था में मदमस्त होकर के ऐसे ऐसे काम कर बैठता है, लड़ाई झगड़ा ये वो, अहंकार, क्योंकि मानसिक विकास तो हुआ नहीं। तो इन्हीं चीजों में उसका समय रहता है। तो जब सभ्यता और विज्ञान की बात हो रही है, सभ्यता के विकास की बात हो रही है, अच्छा मान लीजिए मानसिक विकास हो जाए, आगे बढ़ता चला जाए और विज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, तब भी ये समाज के लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम लोग पहले कल जो बात करते मिस्र की सभ्यता, हमने कहा वो बहुत चरम पर थी, बहुत विकास किया उन्होंने, पिरामिड से ऐसी चीज बना ली कि आज उसको बनाने के लिए इंजीनियर्स को दिया जाए, उसको उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे पत्थर, पत्थर वहाँ है भी नहीं, पहाड़ भी नहीं, वहां से 100 किलोमीटर दूर पर पहाड़ है, कैसे उन पत्थरों को लेकर आए होंगे, किन माध्यम से लेकर आए होंगे, और उनको एक के ऊपर एक रख करके जो पिरामिड की रचना की, तो कितना बड़ा उनके पास में गणित का ज्ञान होगा, कैसा वेट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कैसे एक के ऊपर एक कैसी अवस्था में उसको रखा जाए, और उस सब का ध्यान रखते रखते उन्होंने पिरामिड्स को बना दिया था। तो वो क्या दर्शाता है, विज्ञान के क्षेत्र में तो काफी बढ़ गए थे, मानसिक क्षेत्र में उस तरह से उनका विकास नहीं हो पाया था। तो सभ्यता क्या हो गई, डिरेल हो गई, सभ्यता बाद में विलुप्त हो गई। इसी तरह से यदि आदमी का मानसिक विकास या समाज का मानसिक विकास हो रहा है और बहुत उसका विज्ञान को का सहारा नहीं लिया जा रहा, विज्ञान सम्मत विकास नहीं हो पा रहा है, तब भी सभ्यता डिरेल हो जाएगी। और फिर कोई और सभ्यता जिसमें कि जो हम कल बात कर रहे थे कि सभ्यता के लिए 6 बिंदु के होने की आवश्यकता है। उसमें था आध्यात्मिक आदर्श, आध्यात्मिक साधना, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, शास्त्र और गुरु। इन तत्वों की आवश्यकता है। जब समाज में ये सारे तत्व होंगे तो क्या होगा, आदमी का जो ग्रोथ है बहुत बैलेंस होगा। और आध्यात्मिक दर्शन का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ये धार्मिक या जो पंथ है, रिलीजन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अध्यात्म का जो रास्ता है बहुत ओपन माइंडेड रास्ता है, यहाँ पर किसी तरह की रूढ़िवादिता नहीं होती। आदमी बिना रूढ़िवादी विचार को लिए हुए आदमी स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को का अभिप्रकाश करता है, उसको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी लेकर के आगे बढ़ता चला जाता है। जो जिनको हम पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, वो आदमी के मानसिक शक्ति को रोक लेते हैं उसका, क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है अपने रिलीजन की। अब वो आदमी उससे ज्यादा सोचने के लिए सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां एक बाउंड्री लगा दी कि नहीं, इससे आगे कुछ होता ही नहीं है। यही कारण है कि जो मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियनिटी जहाँ है, वहां पर जिसमें वो धर्म चले उसमें आदमी का मानसिक विकास उतना नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब मानसिक विकास होता गया तो उन्होंने पाया कि ये तो हमारा सोचने की शक्ति को रोक रहे हैं, तो कुछ लोग उसको मानने से मना कर देते हैं। इसी तरह हिंदू धर्म की जो भी रूढ़वादिता थी, उसको भी जो पढ़े लिखे जो जिनका मानसिक विकास हुआ, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और उन्होंने देखा कि उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उनकी आस्था वहां से कम हो जाती है। तो
जो मूल सभ्यता का जो विकास है, ये होना परिचायक है कि एक स्वस्थ समाज बन रहा है। इसीलिए हम ये देखते हैं, प्रौद्ध की व्यवस्था में जब देखते हैं तो प्रौद्ध की व्यवस्था में क्या है, हमारे पास में उच्च कोटि का दर्शन है, हमारे पास में उच्च कोटि की साधना है, हमारे पास में शास्त्र हैं जो कि एक सही व्याख्या, जीवन की, समाज की एक सही, और मन की, आत्मा की एक सही व्याख्या को करके आगे चल रहे हैं। विज्ञान सम्मत सारी व्याख्याएं दी गई हैं। हमारे पास में सामाजिक आर्थिक दर्शन है, हमारे पास में हमारे गुरु हैं। इन सारी चीजें जब हमारे पास में हैं, तो ये जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो हमारा विकास बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। और प्रश्न ये उठता है कि जब हम अपने ब्रज समाज की बात करते हैं, यहाँ पर तो कई तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं। कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, कुछ बुद्धिस्ट भी हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ जैनी होंगे, कुछ हिंदू धर्म में भी अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। तो हम इनको साथ में लेकर कैसे चलेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई मतलब प्रैक्टिकल प्रश्न यही है। वहां पर जो प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि हम ये किसी की बात बनानी है, तो या कोई बात बनानी है तो हमको ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अंदर कॉमन है और जिसको हम मान सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम नहीं मान सकते। तो जिन बातों को हम मान सकते हैं उनको लेकर के उसके साथ आगे बढ़े। जिन बातों को हम नहीं मान सकते उनको हम थोड़े समय के लिए उसको किनारा कर देना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो क्या खाता है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह का उसका समाज में आचरण है। कोई पश्चिम मुंह करके अपना पूजा कर रहा है, कोई पूरब मुंह करके कर रहा है। तो बोला ये जो सब चीजें हैं ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, इनको विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। तो लेकिन हाँ, जो इसमें ऐसा तत्व हो जहां पर कि हम भी उसको मान रहे हो, तो उन तत्वों को लेकर जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, हम साथ साथ विकास कर पाएंगे। और धीरे धीरे हो सकता है साथ में चलने से उनका विरोध कम होता जाएगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हम शुरू से ही ये उन बातों को लेकर के यदि हम बहस कर लें, जिन बातों का महत्व नहीं होता है कि कोई आदमी पैजामा ऊपर क्यों पहना है, कोई आदमी कुर्ता नीचे क्यों पहना है, कोई आदमी तिलक क्यों लगाया है, कोई आदमी ये क्यों किया है, तो इन चीजों का तो कोई महत्व है नहीं। तो हमें जो मूल बातें हैं, ये सब कहते हैं ईश्वर एक है, हम भी कहते हैं ईश्वर एक है। ईश्वर निराकार है तो हम भी कहते हैं निराकार है। ईश्वर साकार है तो हम भी कहते हैं साकार है। तो यहाँ पर हमें कोई मतभेद नहीं है। तो समाज में उन बातों को लेकर के हम आगे चलेंगे जिन बातों में हमारे और उनके अंदर समानता है। अक्सर देखा गया है, ये आदमी झगड़ा किस लिए करता है, ये दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा हो तो आदमी क्या होता है, एक दूसरे की कमियों को देखना शुरू कर देते हैं और उन कमियों को लेकर के झगड़ा करते हैं। उसका यदि अपोजिट हो जाए, यदि हम उस कमियों को ना देख करके उसकी खूबियों को देखना शुरू कर दें, तो हमारा आपस में झगड़ा नहीं होगा। ऐसा अक्सर होता है, मान लीजिए हमारा लड़का है और हम उससे हम प्यार करते हैं। जब हम अपने लड़के को प्यार करते हैं तो हम उसकी कमियों को नहीं देखते, हम देखते हैं उसके अंदर क्या खूबियां हैं, और इसलिए उससे हमारा प्यार बढ़ता है। यदि हम उसके अंदर कमियां खोजना शुरू कर देंगे तो हमारा प्यार उससे कम हो जाएगा। यही चीज समाज के लिए भी लागू होती है। तो प्रौद्ध के प्रणेता ने कहा, यदि समाज में सबको साथ में लेके चलना है तो जो उनके अंदर खूबियां हैं उन खूबियों को साथ में लेकर के चलो, बाद में कमियां धीरे धीरे अपने आप से शांत होती जाएंगी और इस तरह से ही हम विकास कर पाएंगे। तो ये जो प्रौद्ध की अवधारणा है, जब हम समाज में लेकर के जाएं तो इन बातों को हमको ख्याल में रखना होगा
कि हम जिन लोगों से ये बातें कर रहे हैं उनकी जो छोटी छोटी जो कमियां हैं उससे हमारा मतभेद ना बढ़े। यदि हमारा मतभेद उनसे बढ़ गया तो हम बिना मतलब में मतभेद में उलझ जाएंगे और हम अपनी बात को सामने नहीं रख पाएंगे। तो जहां तक हो सकेगा हमारा हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि जहां जहां जिन बिंदुओं पर हमारा मेल खाता है हम उन्हीं बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, दूसरी बातों पर चर्चा करेंगे ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रौद्ध दर्शन में श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कही है, और इसको समाज में इसी तरह से प्रौद्ध को लाया जा सकता है। तो सभ्यता और का विकास में जो हम लोग अभी तक बातें कर रहे थे, हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है अब उसमें हम लोग ज़्यादा समय दें और बातों को क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो हम फिर से कुछ और चर्चा शुरू कर देंगे। अभी एक सज्जन थे, कोई मिस्टर विश्वेश्वर आर्या, उन्होंने अपना हैंड रेस किया कि कुछ कहना चाहते हैं, और जब हमने उनको बोला कि हम इस क्वेश्चन आंसर को बाद में लेंगे तो वो अपने आप से निकल गए। वो लगता है आर्य समाज के लोग थे वो। खैर कोई बात नहीं, वो निकल गए तो क्या करें फिर। नहीं तो हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि बीच में वो क्वेश्चन करना चाह रहे थे, हमने कहा कि पहले बात तो सुन लें पूरी। हालांकि कल भी वो जुड़े थे और कल चलिए कोई बात नहीं, निकल गए और रहते तो अच्छा था, वो अभी हम उनका क्वेश्चन ले सकते थे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। दादाजी ये इसमें दो है मेरे पास एक प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आध्यात्मिक लोग हैं और वो भौतिकवाद के साथ में सामंजस्य बैठा के चलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आजकल के समय में आप देखते हैं जैसे परिस्थिति है, तो भौतिकवाद में इस तरीके की परिस्थिति है कि वो उन्हें आध्यात्म से दूर करती है। मान लीजिए जैसे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट का भी बहुत ऐसा सेक्टर है जो उनके कामों को मतलब जो ईमानदारी के तरीके से होने वाले काम हैं उससे उनका माइंड को हटाती है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, तो वो मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए उन कामों में ना फंसते हुए भी अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसे सामंजस्य बना के रख सकें, बच्चों को वैसा ही परिवेश दे सकें, मतलब वो तालमेल कैसे बैठा सकें, क्योंकि बड़ी कठिन परिस्थिति मुझे तो महसूस होती है। नहीं, बस बात समझ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जो अध्यात्म हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जम जम के बिना साधना नहीं हो सकती। तो अध्यात्म का जो जो धुरी है वह है नैतिकता, मॉरलिटी। हम लोग का नारा भी है कि दुनिया के नैतिकवादियों एक हो एक हो। मानसिक विकास की हम बात कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि जब ये जो नैतिक जम नियम का जो पालन करने की जब बात कही जाती है, और हमारे यहाँ तो शुरू से ही कहा गया है ये जम नियम पालन नहीं कर रहे तो साधना नहीं हो सकती है कि नहीं। ये तो ये जो जम नियम क्या है, ये जम नियम वही पालन कर पाएगा जिसका अपना मानसिक विकास हो रहा है। यदि उसका मानसिक स्तर का विकास नहीं हो रहा है तो जम नियम को पालन नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसे होगा ही नहीं। तो अब जो भी लोग हैं जो उनके अंदर तनाव का कारण क्या है, आदमी जो आजकल तनाव के जो जीवन जी रहा है उसका भी यही कारण है, क्योंकि भौतिक स्तर में तो उसको बहुत सारी लग्जरी मिल गई, बहुत सारा कुछ मिल गया, मानसिक स्तर में उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। यदि मानसिक स्तर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो डिसबैलेंस होगा उसकी। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कहीं के लिए सब कुछ सुविधा है, समय ही समय है, उस समय का करेंगे क्या? खाली बैठे हुए समय का फिर करेंगे क्या? तो क्योंकि समय का उपयोग हम नहीं जान रहे हैं, तो क्या हो रहा है,
फिर हम मन तो खाली नहीं बैठ सकता ना, मन को तो या तो किसी रास्ते में लगा दो, नहीं लगा रहे हो तो वो अपना रास्ता चुनता है, और उसका जो मन का जो रास्ता है, जो स्वाभाविक गति है, वो नीचे की तरफ है। मन की जो स्वाभाविक गति है वो हमेशा जड़ की तरफ जाती है। तो जब जहाँ जड़ता रहेगी, एक तरफ से हमने विज्ञान का विकास कर लिया और मन जड़ता की तरफ जा रहा है, तब वो तनाव का कारण बनता है। और इसलिए मनुष्य जो जो सांसारिक चीजों में जो उलझे हुए हैं और तनाव का जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका मूल कारण यही है। तो इन बातों को जब, इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा भौतिक विकास ज्यादा हो रहा है लेकिन सभ्यता नहीं बढ़ रही। लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रास्ते में निकलो तो जरा सी बात के लिए आदमी झगड़ा कर देता है, 2-4 लोगों के हाथ पर तोड़ देगा, है कि नहीं? छोटी सी बात जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और जो कि कोई जिसका कोई मतलब नहीं होता, लोग 10 रुपए के लिए कत्ल कर देते हैं। यदि आपस में झगड़ा हो जाए तो उसका सर फोड़ देंगे, बात 10 रुपए की है। हाँ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे कहने का मतलब ये था कि ये सब जो कारण है, जो इन लोगों को इसको अवेयर करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस लोगों के अंदर है नहीं। और तभी अब जैसे जैसे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस हम लेकर आते रहेंगे, पहले तो हम समाज में खुद कूदें और कूद करके फिर अपनी बातें लोगों को समझाते रहें। और फिर ये इन जो बाबा के विचार हैं, प्रभु के प्रणेता के विचार हैं, लोगों तक पहुंचाएं, तब लोग इस बात को समझेंगे। हाँ बोलिए। दादाजी, इसमें इसमें ये बात तो है कि वो यम नियम में थोड़ा सा अच्छे से समझें, मानसिकता उनकी थोड़ी सुदृढ़ हो, तो एक सामंजस्य आएगा। लेकिन एक चीज और है दादाजी कि एक मैं महसूस करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसी भी उसमें गया है, व्यवसाय में गया है। जो सामाजिक आज की व्यवस्था है उसमें ऐसी व्यवस्था बनी है कि उसको वो ये सोचता है, उसने यम नियम पढ़ा, उसने समझ लिया कि मुझे एकदम सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इसके अनुसार, मतलब पूरा यम नियम के अनुसार मुझे काम करना है। तो वो वैसे ही लोगों के साथ डील कर रहा है। लेकिन जो उसका परिवेश है, एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं है ऊपर नीचे आस पास कहीं पे भी कि कोई सही तरह से काम करना चाह रहा हो। तो वो उसे ना तो उसकी सही चीज जो वो ले रहा है, ना तो वो सही चीज उन लोगों को चाहिए, और ना वो क्या कहते हैं सही काम करने देने के लिए तैयार है। तो वो उस परिस्थिति में या तो अपना कुछ कोऑपरेटिव तैयार करे लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ जुड़ के, या उसी जैसे कहते हैं ना दलदल में रहकर दलदल की सफाई कैसे करे। ये नहीं, देखिए, ये जो रास्ता है ये है बलिदान का रास्ता, त्याग का रास्ता। और इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को त्याग करना पड़ता है, और वो जो त्याग है, 1 या 2 आदमी का त्याग हजारों लोगों की जिंदगी सुधार लेता है। अब जैसे बाबा ने जो सदव्यव की जो परिकल्पना की है, वो क्या है? कुछ ही लोग होंगे जो आगे आएंगे, और उसके कारण अब उनको ऐसा नहीं कि बहुत सीधा रास्ता है, तुरंत पहुंच गया, सारी बात उनकी मान ली गई, ऐसा भी नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना क्योंकि सारी बात तुरंत मान ली जाएगी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष भौतिक क्षेत्र में तो हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन मानसिक क्षेत्र में तो हमको पूरा जवाब देना है। यदि मानसिक क्षेत्र में हार गए तब तो हार गए, है कि नहीं? तो अब उसके लिए हमें अपना पूरा धरातल, हमारी अपनी विचारधारा, उसमें पक्का होना पड़ेगा कि हम उनको समझा सकें। अब जैसे शंकराचार्य अकेले थे जब वो केरल से चले ना, और अकेले आदमी ने अपनी विचारधारा को कैसे पूरे भारत में पहुंचा दिया। और केवल उसकी उम्र 38 ईयर्स थी जब उनकी डेथ हुई, है कि नहीं? 10-11 वर्ष में निकले थे, तो 20-25 वर्षों में, उस जमाने में जबकि कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी, केवल शास्त्रार्थ करके वो पंडितों के साथ में बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे, उनको पराजित करते थे,
फिर अपनी विचारधारा वो उन हम्म, लोग की मान लेते कि हाँ भाई आप तो एकदम सही कह रहे हो, हैं? तो वो एक आदमी कर सका ना, ऐसे ही कोई न कोई किसी न किसी को अपना जीवन इसमें देना होगा, और जब तक वो आदमी जीवन नहीं देगा आगे कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग के साथ में भी जो प्रवृत्ति में जो लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस करनी होगी। हम लोग उस सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये तैयार हो जाएंगे तो इसके लिए कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों का त्याग हजारों लाखों लोगों की जिंदगी सुधार देगा। और प्रश्न है किसी का? कोई वीरेंद्र जी का प्रश्न है क्या कोई? हेलो, हाँ कोई प्रश्न है क्या? हम पूछ रहे हैं। नहीं, कोई अभी नहीं प्रश्न। अच्छा अच्छा, नहीं अभी समय भी 2 मिनट रह गया है क्या, और हमने कहा कि लोकेश जी और कोई प्रश्न है क्या? जी समझ गया मैं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो जो हम कल थोड़ा कहे थे उसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं, अभी 1 मिनट का टाइम हमारे पास में है, कि मनुष्य का जीवन 3 स्तर पर है, भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। इन 3 स्तरों की 3 रिक्वायरमेंट है। उसको कहा गया अस्ति भाति आनंदम। अस्ति मतलब अस्तित्व। हर एक मनुष्य को अपना अस्तित्व बहुत प्यारा है, इसीलिए आदमी को अपनी जान का खतरा रहता है, वो अपने लिए कंफर्ट खोजता है। ये सारी चीजें होती हैं भौतिक क्षेत्र में। तो प्रौद्ध में जो सिद्धांत दिया गया, जिसमें बाबा ने कहा कि हर एक मनुष्य को जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करनी होगी। यदि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई तो क्या हो गया, उसके जो जीवन का एक स्तर सिक्योर हो गया। तब वो आदमी मानसिक रूप में आगे सोचने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी जो आदमी मान लीजिए मजदूरी कर रहा है, सुबह से शाम तक थक गया, अब हम उसको दर्शन की बात करेंगे, उसको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा, है कि नहीं? उसका पहले जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जो भौतिक जितनी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, तब बाद में मानसिक। एक बार मानसिक विकास शुरू हो जाता है, मानसिक स्तर पे उसको सोचने के लिए जब मौका मिलता है, उसका विकास होता है, तब वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और जो कि इसका लक्ष्य है, भौतिक चीज पाना तो लक्ष्य नहीं था, ये यहाँ तक कि जो मानसिक प्रगति भी उसका लक्ष्य नहीं है, वो एक रास्ता है जो उसको अध्यात्म की ओर लेकर जाएगा। उस उद्देश्य को लेकर के हमको